Hello everyone, how are you all? I am Chandni Khan. Welcome to our channel We Can. In our last discussion, we have discussed about manufacturing industries, chapter number 6, and we discussed agro-based industries like cotton textile or jute textile or sugar industry. Okay, and today we will discuss on mineral based industries. As we can understand through the topic, व्हाट्स द नेम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी वो इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल के फॉर्म में मिनरल्स को यूज़ करती हैं, जिनका रॉ मटेरियल मिनरल्स के फॉर्म में होता है ना। ये इसका सिंपल सा इसका मीनिंग हुआ। इसमें भी हमारी जो कई कैटेगरी हैं, फर्स्ट कैटेगरी इज़ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आपको पता है द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ द बेसिक इंडस्ट्री, और आज से नहीं कई सालों से इसकी जो आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंस है दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़्यादा, मतलब बेस तैयार करती है किसी भी उसमें। मतलब आप कहिए कि ये मीडियम के तौर पे ही है, डायरेक्टली आपको इसके प्रोडक्ट्स या वो चीज़ें कम मिलेंगी, पर मीडियम के दूसरी इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट्स तैयार करना, बेस तैयार करना, ये इसका मेन पर्पज़ होता है। ऑफ कोर्स इसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं वो हैवी होते हैं या लाइट भी हो सकते हैं, मीडियम वेट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसमें डिपेंड ऑन इट देयर मशीनरी सिस्टम, और जैसा भी यूज़ है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। और इसका यूज़ आपको पता ही है किस तरीके से तरह तरह के इंजीनियरिंग गुड्स बनाने में, वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट और वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स, मतलब a lot of things in which we have used iron and steel। तो आपको पता ही है कि फिर कितना इम्पोर्टेंट मटेरियल ये मिनरल हुआ हमारा। और प्रोडक्शन एंड कंजप्शन जो है स्टील का, वो अक्सर मतलब ऐसा होता है कि व्हाट वी कैन से कि ये उन्हीं जगहों पे डेवलप होता है जहाँ पे मतलब रॉ मटेरियल भी इजीली अवेलेबल हो जाए, और जो फाइनल गुड्स जो रेडी हो तो वो भी, उसका भी ट्रांसपोर्टेशन मार्केट तक इजीली हो जाए, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल भी हैवी होता है और ये जो फिनिश्ड गुड या वैल्यू एडिड प्रोडक्ट जो तैयार होता है उसका वेट भी बहुत ज़्यादा हैवी और बल्कि होते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। उसलिए ये उसी जगह पे, मतलब उसके आसपास ही डेवलप करना पसंद करती हैं जो भी ये इंडस्ट्रीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं। वो ऐसी ही जगह, लोकेशन के ऊपर हमने पर्टिकुलर इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया है कि लोकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये है। और स्टील के उसमें हमें पता ही है कि आयरन और कॉकिंग कोल और लाइमस्टोन जो है 4:1 के रेशियो में लगभग यूज़ करते हैं। और स्टील को और मज़बूत बनाने के लिए ये रेशियो होता है कि इससे स्टील का जो है, ये मैं आई थिंक ये जो पार्ट है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में से, ये आयरन स्टील इंडस्ट्री है। एंड देन कौन सी इंडस्ट्री है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग है, केमिकल इंडस्ट्री है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, एंड सीमेंट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़। ये सारी इंडस्ट्रीज़ में से आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं इसमें से। होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते हैं, लेकिन बहुत कम कभी कभार इस तरीके से। और ज़्यादातर जो है शॉर्ट नोट के क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि 3 मार्क्स के लिए। जैसे 3 मार्क्स के लिए आप कोई भी 3 रीज़न बता दो, कोई भी 3 एक्सप्लेनेशन करो, इस तरीके से पुटअप होते हैं। बट द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, जहाँ पर हमको इसका कंजर्वेशन और वो सिखाएंगे कि क्या हाउ टू कंट्रोल डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंटल, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। वाई? तो उसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन लास्ट ईयर CBSE के पेपर पैटर्न में बहुत बार आए हैं और डायरेक्ट 5 मार्क्स के आए हैं। तो डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट इट। अभी तो यही है कि इसमें आयरन और स्टील इंडस्ट्री में यही है, यू कैन सी इन द फिगर विच इज़ गिवन इन योर NCERT फिगर 6.4 कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, की किस तरीके से रॉ मटेरियल को प्लांट में भेजते हैं, फिर वो मेल्ट होता है आयरन और उसमें ये लाइमस्टोन और ये सब चीज़ें मिक्स करते हैं और किस तरीके से उसको मोल्ड में डालते हैं और शेप देते हैं। ये जो है इसका प्रोसेस है ना।
ये इसका सिंपल सा प्रोसेस, आई डोंट थिंक सो इसमें से कोई क्वेश्चन पुट अप होगा। और लेकिन ये जो यू कैन सी द मैप iron and steel plants, that is very very important on the page number of 72। ये आपको इसमें है बोकारो जो है, जमशेदपुर है, ये इम्पॉर्टेंट है बेटा, यू हैव टू लर्न इट। भिलई है, बोकारो है, जमशेदपुर है, सेलम जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, विजयनगर, ये सब आपको मैप में जो है लर्न होने चाहिए इनके बिल्कुल जगह पे, ये इनकी लोकेशन क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, और ये इंडस्ट्री ऑफ कोर्स, इसको आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर जो है इसमें काम करता है, जो मार्केट को लेकर, और काम किसके उस पर करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कोर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका शॉर्ट नेम सेल है। और इसका जो सेंट्रलाइजेशन कह सकते हो या कॉन्सेंट्रेशन वाली लोकेशन है, दैट इज़ छोटा नागपुर प्लेटू रीजन। वहाँ पर इसकी जो है इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा यूँ कह सकते हो इकट्ठी हुई हुई हैं। ये क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स लोकेशन हम कौन सी चूज़ करते हैं, जहाँ पर हमें रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए, जहाँ पर लो, जैसे ये इंडस्ट्री है तो इसमें लो कॉस्ट आयरन और मिल जाए, हाई ग्रेड रॉ मटेरियल इन प्रॉक्सिमिलिटी मिल जाए, चीप लेबर अवेलेबल हो जाए, वेस्ट ग्रोथ पोटेंशियल होना चाहिए, है ना, यानी कि मार्केट हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, जो भी हमारे पास तैयार गुड है उसको हम ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन नहीं करना पड़े, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है हमें ज़्यादा नहीं पड़े। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें जहाँ पे क्वालिटी होती हैं तो उसी लोकेशन को चूज़ करते हैं इंडस्ट्री वाइज, है ना। और इसके लिए सबसे ज़्यादा अगर मतलब आप चाहें तो इसको अंडरलाइन कर सकते हैं कि छोटा नागपुर प्लेटू रीजन इज़ मतलब मेन लोकेशन ऑफ दिस इंडस्ट्री, विच इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ओके, और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, मतलब एक सर्वे में ऐसा है कि 1950 में चाइना और इंडिया ने लगभग बराबर ही जो है प्रोड्यूस किया था स्टील, लेकिन अब चाइना हमसे बहुत बहुत आगे निकल गया है। तो क्यों? क्योंकि हमने ऑफ कोर्स हम कोई ना कोई कमी तो रही होगी, देयर आर सम रीजंस, मतलब शॉर्ट नोट उठेगा तो इन्हीं टॉपिक में से बन के उठ सकता है कि मतलब write a short note, what are the reason why steel and iron industry of India is not so developed or not so performed very well। तो ये आप 2-3 पॉइंट बना के लिख लीजिए, लाइक हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल। फर्स्ट रीज़न ये है कि इसमें जो आयरन के साथ हम मिलाते हैं कोकिंग कोल, वो हाई क्वालिटी का और सही हमको अवेलेबल नहीं होता है कोल, है ना। लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मतलब जब अगर हम चीप लेबर चाहते हैं, किसी काम के लिए चीप लेबर लगा रहे हैं, तो हाउ कैन वी श्योर कि द लेबर इज़ सो एफिलेंट, के मतलब लेबर जो है अपने काम में अच्छी है। अगर लेबर को काम अच्छे से नहीं आएगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी कैसे हो सकती है, वो तो लोअर प्रोडक्टिविटी ही देगा ना। और इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर बिजली नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, तो फैक्ट्रीज़ में काम कैसे होगा। तो इरेगुलर सप्लाई रहती है तो उससे बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में प्रॉब्लम रहती है। एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो इंडस्ट्री है आजकल आप कह सकते हैं बैकबोन बनती जा रही है, जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। तो इसमें जितना हो सके मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है हमें शामिल करना चाहिए, पर इंडिया इसी चीज़ में पीछे होता जा रहा है। तो गवर्नमेंट शुड मेक सम पॉलिसीज एंड मेक सम अटेंशन टू दिस साइड कि हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर इंफ्रास्ट्रक्चर जो ये चीज़ बनाने के लिए आप समझे ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में नई नई तरह की टेक्निक वाली मशीन्स हैं, ये है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। तो हम जो है पुराने उसमें ही काम कर रहे हैं, तो फिर प्रोडक्टिविटी तो कम होगी ना, लोअर क्वालिटी की होगी ना, ये है, ठीक है। और उसमें क्या है, एक और पॉइंट ये है कि हमें गुड क्वालिटी का स्टील जो है कभी कभी हमको बाहर से इंपोर्ट भी करना पड़ता है। हालांकि हम जो है डोमेस्टिक डिमांड जो है, यानी हमें हमारे घरेलू ज़रूरियात हैं जो हमारे देश की, इंडिया के अंदर अंदर के जो ज़रूरियात हैं लोगों की, आपको पता ही है किस तरीके से यूटेंसिल्स बनते हैं, डेली टू डेली लाइफ की चीज़ें बनती हैं स्टील से, ऐसा नहीं है बड़ी बड़ी मशीनें और यही बनता है। तो वो घरेलू उसमें तो हम जो है वो पूरी कर
लेते हैं, इतना प्रोडक्शन तो हम कर लेते हैं सफिशिएंट स्टील का। बट कभी कभी जो ये बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उसके लिए हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है गुड क्वालिटी का। तो इसके ऊपर मतलब गवर्नमेंट को भी करना चाहिए कि किस तरीके से उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए कि हमें इम्पोर्ट ना करना पड़े। हालांकि जो इसके लिए है लिबरलाइजेशन या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो पॉलिसीज़ 1991 में हुई थी स्टार्ट, तो उसकी वजह से इस इंडस्ट्री को बहुत बूम मिला था, बहुत ज़्यादा इसमें मतलब डेवलपमेंट हुआ था इस इंडस्ट्री से रिलेटेड। आई थिंक हो गया सब कुछ। हाँ, यही क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। एल्यूमिनियम जो आपको पता है इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट metallurgical industry in India. It is light, resistant to corrosion, a good conductor of heat, and malleable and becomes strong when it is mixed with other metal. ये मैंने आपको बताया एक क्वेश्चन जो पुटअप होने के पूरे चांस है अगर इस टॉपिक में से क्वेश्चन आया तो, कि एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग जो है, वाई एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज ईजियर देन स्टील एंड आयरन, एंड और व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। ये इस तरीके से क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट, ये क्वेश्चन उठ सकता है ना। तो एल्यूमिनियम आपको पता ही है कि किस तरीके से हैवी नहीं होता, आयरन और उनके मुकाबले थोड़ा सा लाइट वेट होता है, और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ओके और इसमें बक्साइट अगर मिलाए, बक्साइट या और भी कई तरह के रॉ मटेरियल जो मिनरल्स अगर मिलाने से ये बहुत हार्ड हो जाता है ना। तो ये इसकी हम लिख सकते हैं कि ये इसकी क्वालिटीज़ हैं, इसलिए ये। और ये कहाँ का यूज़ होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग इन द एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल्स एंड वायर्स, और भी बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है। और इसकी एक क्वालिटी है कि ये सब्सटीट्यूट हो सकता है ऑफ विच स्टील, कॉपर, जिंक एंड लेड इन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्री। यानी कि जहाँ पर हमको स्टील, कॉपर, जिंक और लेड है उसकी जगह हम एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ये बहुत अच्छा सब्सटीट्यूट बन सकता है इन चारों पांचों मिनरल्स के लिए। और इंडिया में कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, तो आपको यू हैव टू लर्न द लोकेशन ऑफ एल्यूमिनियम। इस पर बेटा ये है कि सारे जो अपन केमिकल या ये मिनरल्स पढ़ रहे हैं इनकी लोकेशन मैप पे आपको लर्न होने चाहिए, है ना। और इसके एल्यूमिनियम की क्या रहेगी, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सब इसकी मेन लोकेशन है, ठीक है। ये इसके मेन हो गए एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के। एंड यू कैन सी द फिगर 6.8 प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, कि किस तरीके से एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में काम होता है। तो ऑफ कोर्स जो रॉ मटेरियल है यानी बक्साइट है उसको हम डालते हैं, और बक्साइट क्रश्ड एंड एल्यूमिनियम डिजॉल्व आउट, ये सारा प्रोसेस लिखा हुआ है, ठीक है ना। आई डोंट थिंक सो यहाँ से कोई क्वेश्चन उठेगा, प्रोसेस आप देखकर समझ ही सकते हैं। द नेक्स्ट इंडस्ट्री इज केमिकल इंडस्ट्री। या केमिकल इंडस्ट्री जो है वन ऑफ द मोस्ट that industry that is very fast growing in the today's scenario। बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली एक इंडस्ट्री है केमिकल इंडस्ट्री। ऑफ कोर्स केमिकल यूज़ हम कई तरीके से कर रहे हैं, और जीडीपी में उसका जो प्रोपोर्शन ऑफ कोर्स 3% है, जो इतनी कम टाइम में इतना ज़्यादा प्रोपोर्शन का, यानी कि ये इंडस्ट्री जो है काफ़ी रैपिडली ग्रो कर रही है ना। और इसमें मतलब हम कह सकते हैं कि इट्स डिवाइडेड इनटू two things or two portion, and like organic and inorganic sectors. And inorganic chemicals include sulfuric acid, which used to manufacture fertilizers or synthetic fibers, plastics और पेंट्स, डाई स्टफ, ये सब इस किससे बनते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि इनऑर्गेनिक केमिकल्स में इंक्लूड होता है ना। इसी की तरह और कौन से है इनऑर्गेनिक एसिड जो केमिकल्स है, दैट इज नाइट्रिक एसिड, दैट इज एल्काइल, सोडा ऐश वी यूज्ड टू मेक ग्लास, सोप्स, डिटर्जेंट्स, पेपर एंड कास्टिक सोडा। These industries are widely spread over the country। ऑफ कोर्स ये इतना सारी चीज़ों में यूज़ होता है, तो फिर ये केमिकल इंडस्ट्री को तो बूम होना ही था, ठीक है ना। ये तो हुआ इनऑर्गेनिक। अब जो ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं
that include petrochemicals, which are used for manufacturing of synthetic fibers, synthetic rubber, plastic, dye stuff, same here, drugs and pharmaceuticals or organic chemicals plants are located near oil refineries or petrochemical plants. Why? Because raw material is available from these industries. ये हम जो ऑर्गेनिक केमिकल में रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं वो हमें कहाँ से, ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट से अवेलेबल होता है, इसलिए ये उनके आसपास ही डेवलप्ड होती है ना, ये रीज़न है इसका। और ये है कि हम जितना केमिकल इंडस्ट्री का यूज़ जैसे कि हम इतना सफिशिएंट कर रहे हैं या बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसा है कि हम जितना बनाते हैं वो सारा मतलब हम यूज़ भी कर लेते हैं। इंडिया जितना ज़्यादा मतलब इसमें ग्रोथ कर रहा है उतना ही ज़्यादा इसको यूज़ भी, कंज्यूम भी कर रहा है। तो ये इसका ये है कि chemicals that are used for industrial application, agriculture और डायरेक्टली फॉर कंज्यूमर मार्केट्स, ये सब जो है प्रोसेसिंग चलती है इसके अंदर और इसलिए हम इसके लार्जेस्ट कंज्यूमर हैं। ओके, नेक्स्ट इंडस्ट्री इज फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। The fertilizer industry is centered around the production of nitrogenous fertilizers. नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स जो होते हैं या फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर या अमोनियम फॉस्फेट एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स विच हैव अ कॉम्बिनेशन। जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जो मतलब सिंगल उसमें वो नहीं होता है, कोई भी मिक्स होता है। जैसे सबसे मेन तो ये है कि नाइट्रोजीनियस है, और नाइट्रोजीनियस में फॉस्फेट को भी मिक्स करते हैं, पोटैश को भी मिक्स करते हैं, इस तरीके से मिक्स करके जो बनता है दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र। और बाकी जो है वो नाइट्रोजीनियस है या वो पोटाश है, फॉस्फेटिक है, ये सब यूज़ हो रहे हैं, अलग अलग भी यूज़ हो सकते हैं। तो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री आपको पता ही है कि पिछले कुछ टाइम से मतलब बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। मतलब इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रोजेनस फर्टिलाइजर्स, ठीक है। एंड देर आर 57 फर्टिलाइजर यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग नाइट्रोजेनस एंड कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजेनस फर्टिलाइजर। कितने सारे इसमें मतलब यूनिट खुले हुए हैं, इसमें भी कितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है ना। और ये कह सकते हैं आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन ने, आई थिंक अगर कोई क्वेश्चन पुट होने का है तो वो ये है कि मतलब व्हाट इंसिडेंट और व्हाट रीज़न इज़ द suddenly growth of fertilizer industry. तो you, what is your answer? The green revolution is the कॉज। मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था उसने इस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया, बहुत ज़्यादा डेवलप किया, इसमें कई तरह कंट्री को कई पार्ट में इसको एक्सपेंड किया। लाइक व्हाट आर द लोकेशंस? गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला, ये ऑल दीज आर द लोकेशन एंड यू हैव टू लर्न ऑन द मैप। ओके, ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आई थिंक इसमें से ये पुट अप हो सकता है। एंड द नेक्स्ट इज सीमेंट इंडस्ट्री। ओह, सीमेंट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। कोई भी चीज़ बनानी है, हाउसेस बनाने हैं, कोई रहने की बिल्डिंग्स बनानी है, फैक्ट्रीज बनानी है, घर बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, एयरपोर्ट्स बनाने हैं, डैम्स बनाने हैं, रोड्स बनानी है, कुछ भी बनाना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स बल्कि एंड हैवी रॉ मटेरियल्स लाइक लाइमस्टोन, सिलिका एंड जिप्सम। यानी कि सीमेंट बनाने के क्या क्या मटेरियल हो सकते हैं? देर आर 3 मटेरियल, लाइमस्टोन, सिलिका एंड जिप्सम। कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि इस इंडस्ट्री में और हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें रेल ट्रांसपोर्टेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड दिस इंडस्ट्री हैज़ स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लांट्स इन गुजरात दैट हैव सूटेबल एक्सेस टू द मार्केट इन द गल्फ कंट्रीज़। हमने पहले भी पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया कि किस तरीके से गुजरात और महाराष्ट्र में ही जो है इस तरीके के वो इंडस्ट्रीज़ डेवलप्ड हुई, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। वाई? क्योंकि वहाँ पर पोर्ट भी अवेलेबल थे, तो आसानी से हमको ट्रांसपोर्टेशन जो है हो जाता है, इतना ट्रांसपोर्टेशन के वो चार्जेस नहीं लगते थे, कम लगता था। ये इसका रीज़न है, ठीक है ना। one important thing from this cement industry is the first cement plant was set up in Chennai in 1904. ये क्वेश्चन
आ सकता है 1 मार्क के उसमें, ठीक है ना, कि किस तरीके से फर्स्ट जो है सीमेंट प्लांट सेटअप कहाँ हुआ था, तो चेन्नई में हुआ था। और कब हुआ था? 1904 में हुआ था, है ना। और इसका भी वही है कि इंडिपेंडेंस के बाद ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड हुई और इसमें बहुत वो हुआ, कई तरह की पॉलिसीज़ बनाई, ठीक है ना। ये सीमेंट इंडस्ट्री में ये है कि प्रोड्यूस अवेलेबल मार्केट इन ईस्ट एशिया। ऑफ कोर्स इसके मार्केट के कौन कौन से लोकेशन है? ईस्ट एशिया है, मिडल ईस्ट है, अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका। अपार्ट फ्रॉम अ लार्ज डिमांड विद इन द कंट्री, यानी कंट्री में तो है ही, उसके अलावा यानी कि हम इतने सेल्फ सफिशिएंट हैं कि कंट्री की डिमांड पूरी करने के बाद ये हमारे मेन जो है लोकेशन है जहाँ पे हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। एंड ये जो दिस इंडस्ट्री इज़ डूइंग वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट, यानी प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, सेल्फ सफिशिएंट है, और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, यानी कि ये इंडस्ट्री अच्छे से काम कर रही है ना। दैट मीन्स नेक्स्ट इज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ओहो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आपको पता ही है कि जो सारे व्हीकल्स होते हैं या इस तरह के कोई भी ट्रक है, बसेस हैं, कार्स हैं, मोटरसाइकिल है, स्कूटर्स हैं, 3 व्हीलर्स हैं, कोई भी मल्टी यूटिलिटी का व्हीकल्स है जो मतलब होते हैं, वो सब इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आते हैं, ठीक है ना। और मतलब इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस, और यू कैन से आफ्टर द लिबरलाइजेशन इन 1999, उसके बाद जो है इंडिया में इसका मैन्युफैक्चर जो है लार्ज स्केल पे होने लग गया है। तो मतलब क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास ऑफ कोर्स हम जो है इकोनॉमिक जो लोगों की सिचुएशन अच्छी हुई, तो यहाँ पर डिमांड बढ़ने लगे व्हीकल्स की, तो बाहर से कितना हम इम्पोर्ट करते हैं, तो यहीं पर ये जो इंडस्ट्री है उनको हेल्दी ग्रोथ मिली और उनको बूम भी मिला क्योंकि उन्हें मार्केट में मिला, डिमांड भी थी, है ना। इस तरीके से इसने इस इंडस्ट्री ने बहुत अच्छे से मतलब न्यू न्यू टेक्नोलॉजी है और अच्छा काम किया है ना। और इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो थी वो न्यू टेक्नोलॉजी, और वो बाहर से आकर कंपनियों ने यहाँ पर अपने अपने मैन्युफैक्चरिंग जो है यूनिट्स इंडस्ट्रीज़ हैं वो जो है इस्टेब्लिश करी, तो उससे भी जो हमारी उसको फ़ायदा मिला इस इंडस्ट्री को डेवलप होने में, है ना। And this industry is located around Delhi, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता। आपको सब देख रहे हैं, सब बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ हैं, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, बेंगलुरु, ये सारी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं। यहाँ पर ही इनका जो है वो प्लांट्स जो पहली बार लगे थे, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, ठीक है ना। इस इंडस्ट्री ने बहुत डेवलपमेंट किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, हो आपको पता है आईटी सेक्टर में तो सबसे बड़ा नाम अगर किसी का तो दैट इंडिया में तो बेंगलुरु का है। बेंगलुरु को हम शायद वो सिलिकॉन कौन सी सिटी भी कहते हैं, है ना। तो ये जो इंडस्ट्री है ऑफकोर्स ऑल ओवर इंडिया भी है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा लोग मिलते हैं इसलिए इसको वो बोलते हैं। जो इसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों ही तरह के जो है सॉफ्टवेयर दोनों ही तरह की टेक्नोलॉजी जो है अवेलेबल है। इंडस्ट्री की अगर कोई सबसे बड़ी आप कह सकते हैं खासियत है दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। इस इंडस्ट्री ने सबसे ज़्यादा यूथ में उसमें जो है लोगों को encourage करके बहुत ऐसे एम्प्लॉयमेंट खूब जनरेट हुआ, बहुत लोगों को जो है नौकरियां मिली है, चाहे वो मैन हो वेमेन हो कोई भी हो। तो इस इंडस्ट्री से मतलब बहुत ज़्यादा हर इंडस्ट्री का अलग अलग रोल होता है, तो मतलब इसका ये एक बहुत मेजर और अच्छा रोल रहा है कि किस तरीके से इसमें इतने सारी जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, ठीक है ना। ये इसमें यही इसका वो मेन। इन दिस टॉपिक आई थिंक दिस क्वेश्चन could become up, that is STPI, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। टेक्नोलॉजी पार्क समझे इसका मतलब कि मतलब वहाँ पर यूनिट होती है, वहाँ लोग जो है मिलकर नए नए वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है जो भी उसको जनरेट करते हैं, उसको नए नए डेवलप करते हैं, और वो ऑफ कोर्स वो इसके वो स्पेशलिस्ट होते हैं।
ये इसलिए इसको ऐसा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहा। और इनकी लोकेशन जो वैसे तो मेन टोटल 46 लोकेशंस हैं, लेकिन इंडिया की जो मेन मेन मेजर लोकेशंस हैं वो आपको लर्न होनी चाहिए। लाइक बेंगलुरु है, नोएडा है, मुंबई है, चेन्नई है, हैदराबाद, पुणे। तो ये इस तरीके से कहाँ कहाँ पे सॉरी नेशनल पार्क, सॉफ्टवेयर नेशनल पार्क है, ये आपको लर्न होना चाहिए। ऑफ कोर्स दिस इज़ द वेरी important इंडस्ट्री इन द टुडेज सिनेरियो। किस तरीके से ये मतलब बहुत आईटी इंडस्ट्री जो इंडिया के लिए वेरी 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 मच प्रॉफिटेबल ऑल्सो, क्योंकि इससे फॉरेन एक्सचेंज में भी है बहुत ज़्यादा बूम आया है। ठीक है ना, ये हुए सारी इंडस्ट्रीज, सब तरह की इंडस्ट्रीज। अब आते हैं हम ऑन द अदर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर के। ये सब इंडस्ट्री से अभी तक हमने ये देखा कि क्या क्या इन्होंने हमको फैसिलिटीज़ या क्या इनसे हमें प्रॉफिट हुआ है। अब ये है कि व्हाट इज़ द अदर साइड ऑफ दिस सेक्शन। तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ऑफ कोर्स इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, इतना सारा प्रोडक्शन हो रहा है, तो फिर रॉ मटेरियल और ये सब यूज़ हो रहा है, तो इसमें फिर वेस्ट मटेरियल में निकल रहा होगा। तो उस वेस्ट मटेरियल को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं हम सब, इंडियन गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं या क्या फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ जो हैं फॉलो कर रही हैं इसके लिए, किस तरीके से ये या कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, और उसका रिज़ल्ट क्या हो रहा है। और उसका रिज़ल्ट शायद डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट ही है। तो उस किस तरीके से उसको मतलब वी कांट ओवरलुक्ड, हम उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते ना कि इंडस्ट्री, वी नो कि इंडस्ट्रीज़ जो है इम्पोर्टेंट है फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इस सब के लिए, बट एनवायरनमेंट से ज़्यादा तो नहीं है ना। तो ये क्या किस तरीके से क्या करना चाहिए, मतलब देर आर आपके एनसीईआरटी में आई थिंक 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ऑन एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड बाय द नेम एयर। जो पोल्यूशन एयर में होता है दैट इज़ एयर पोल्यूशन। वो किसी भी वजह से हो सकता है, मतलब a high disproportion of unsuitable gases such as sulfur dioxide and carbon dioxide. We have already discussed about in the junior classes. Okay. और एयर बॉर्न particulate materials contains both solid and liquid particles like dust, sprays, mist and smoke. Smoke is emitted by chemical and paper factories, bricks, kilns. ये सारे रीज़न लिख रखे कि किस तरीके से फॉसिल फ्यूल से या बर्निंग फॉसिल फ्यूल है या स्मेल्टिंग प्लांट्स हैं या ब्रिक नील्स है, जो भी फैक्ट्रीज है इंडस्ट्रीज हैं उनसे दोनों लिक्विड और सॉलिड दोनों तरह का जो है पोल्यूशन हो रहा है एयर में। और इससे ऑफ कोर्स आपको पता है कि कई तरह की जो है बीमारियां भी होती हैं, चाहे वो अस्थमैटिक हो या और ह्यूमन और एनिमल्स और प्लांट्स, सबके लिए ऑफ कोर्स जो है हार्मफुल है ना। तो ओहो, ये हुआ एयर पोल्यूशन से। और व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन? ऑफ कोर्स वाटर पोल्यूशन में ये है कि इंडस्ट्री से जो वेस्ट, जैसे कि जूट इंडस्ट्री है या दूसरी डाई इंडस्ट्री, डाई में से तो कितना उसमें तो डाई करने के लिए कलर ही चाहिए, वो पानी और कलर वो मिलाते हैं तो वो डिस्चार्ज होता है, तो वो सारा डायरेक्ट रिवर्स में डाल देते हैं क्योंकि उसमें तो बहुत टॉक्सिक होता है वो पानी। तो हो द मेन कल्प्रिट इन दिस रिगार्ड आर पेपर, पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल एंड डाइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, इलेक्ट्रो प्लांटिंग इंडस्ट्रीज। ये सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वाटर पोल्यूशन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि सभी इंडस्ट्रीज में से कुछ ना कुछ तो वेस्ट मटेरियल निकलता है, अगर सॉलिड में निकलता है और वो उसको पानी में डाल देते हैं तो ये उसकी पानी की जो प्रॉपर्टी है वो सारी ख़राब हो जाती है, उसमें सारे केमिकल मिल जाते हैं। इससे भी कहीं उससे क्या होता है, ये जो इक्वेटरियन लाइफ यानी पानी में रहने वाली, पानी में एक अलग ज़िंदगी है, वहाँ पे कई पानी के जो हैं उसको इक्वेटरियन लाइफ कहते हैं, वो उनकी भी ख़राब होती है। वही पानी जो है ऑफ कोर्स अगर ज़मीन में नीचे उतरता है और
वो ग्राउंड वाटर बनता है और ग्राउंड वाटर को हम बाद में यूज़ करते हैं, तो वो तो उसकी क्वालिटी तो ख़राब हो ही चुकी है। वो इस तरीके से आगे चेन बनती रहती है कि कैसे वाटर पोल्यूशन लैंड पोल्यूशन में चेंज हुआ और पानी को वो हमने जैसे नीचे पानी खींचते हैं कुएँ से वगैरह से ग्राउंड वाटर, तो वो फिर हमने यूज़ किया, तो इनडायरेक्टली फिर वो तो ह्यूमन पे ही उसका इफ़ेक्ट आया ना। ओह! नेक्स्ट इज़ थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन ये होता है कि जब आपने देखे होंगे थर्मल प्लांट्स, उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पानी जो होता है वो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, और उसको अगर वो जो है उसमें रिवर्स में या पॉन्ड्स में ड्रेनेज करते हैं, वो पूरा का पूरा पानी जो है उसमें मिक्स होकर उसको भी ख़राब कर देता है, उसके टेम्परेचर को भी हाई कर देता है, और इक्वेटोरियल लाइफ तो ख़राब होती ही होती है, उसके साथ साथ ह्यूमंस पे क्या असर होता है, लाइक कैंसर हो जाता है, मिसकैरेजेस होते हैं, या चाइल्ड बर्थ जो वो प्रॉब्लम होती है, बाय बर्थ प्रॉब्लम हो जाती है, एक बर्थ डिफेक्ट्स कहते हैं जिसको, आपको पता ही है कि किस तरीके से वो हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर अटैक किया था, तो अभी तक वहाँ पे जो है बर्थ डिफेक्ट मिलते हैं बच्चों में देखने को। या हम इंडिया में जो भोपाल गैस कांड हुआ था, या अभी लेबनान के वो कैपिटल में जो ब्लास्ट हुआ है अमोनिया का, यू कैन सी अब इसके जो है फर्दर आगे फ्यूचर में इसके रिजल्ट निकलेंगे, वो सामने आएंगे कि ये कितनी हार्मफुल केमिकल वाली गैसेस हैं जो इस तरह की इंडस्ट्रीज से निकलती, तो ये इन सब का जो है बहुत बुरा असर हो ह्यूमंस पे भी और एक्वेटोरियल लाइफ पे भी और नेचर एनवायरनमेंट पे भी, ठीक है ना। नॉइस पोल्यूशन यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजी, ये किस तरीके से ये किसी भी तरीके से लाउड साउंड, नॉट ओनली वो हॉर्न वगैरह, तो ये किस फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज कहीं से भी वहाँ पे भी मशीनें चलती हैं बड़ी बड़ी, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, तो इससे क्या होता है मतलब इंक्रीज हार्ट रेट होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट आ जाते हैं, वो सुनने की हियरिंग पावर जो है वो कम हो जाती है, ये इस सब के नॉइज़ पोल्यूशन जो है इस तरीके से हार्मफुल है ना। एंड द कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, अब इन सब को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं उसके लिए ये है यहाँ से 5 मार्क्स के क्वेश्चन 3 बार आ चुके हैं सीबीएसई में, जैसे ये what are the ways to control environmental degradation, तो to make your answer in 3 or 4 or 5 point, जैसे भी आप इसको एक्सप्लेन कर सके, जैसे ये है कि minimizing use water for processing by reusing and recycling it in 2 or more successive stages, यानी कि हम जो पानी यूज़ कर रहे हैं, फ्रेश वाटर यूज़ कर रहे हैं, वो हर बार फ्रेश वाटर यूज़ नहीं करें, कोई ऐसा प्रोसेस निकालें कि उस पानी जो यूज़ हुआ उसको रिसाइकिल करके फिर से यूज़ करा जा सके, कम से कम 2-3 बार तो किया जा सके, इस तरीके से उस पानी को हम सेव कर सकते हैं किसी भी उसमें इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है तो। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर है ना, टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स, यानी कि हमारी जो पानी की ज़रूरत है वो इंडिया में कुछ एक जगह ही है जहाँ पर मानसून की प्रॉब्लम रहती है, अदरवाइज़ तो सदर्न एरिया और वेस्ट में तो खूब बारिश होती है, मानसून में तो खूब ज़्यादा होता है, तो हमें उस पानी को हार्वेस्ट करना चाहिए, उसे हम यूज़ कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ में या इस तरीके के यूज़ में इस पानी को यूज़ कर सकते हैं। ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफिलेंट्स बिफोर रिलीजिंग डैम इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स, यानी कि मैंने अभी बताया थर्मल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन में क्या फ़र्क है। वाटर पोल्यूशन में तो वो जो पानी जो है वो टॉक्सिक हुआ हुआ है, उसमें केमिकल्स मिले हुए हैं, किसी भी फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड है, किसी भी तरह का सिंथेटिक केमिकल है वो मिले हुए होते हैं, वो पानी टॉक्सिक होता है, ठीक है ना। थर्मल में क्या होता है, पानी जो होता है वो इतना ज़्यादा गर्म होता है, उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि उसको आप फिर रिवर्स में पॉन्ड्स में डालोगे तो वहाँ एक्वेटिक लाइफ ख़राब होती है, वो ख़त्म हो जाती है। ट्रीट करना मतलब ट्रीट हॉट वाटर मतलब आप उसको पॉन्ड्स में या रिवर में डालने से पहले उसको आप ठंडा करिए, कोई ऐसा प्रोसेस ढूंढिए इंडस्ट्री में कि अब उसको मतलब डायरेक्ट आप रिवर्स में मत डालिए यूज़ लेके, और ऐसे उसका कोई ट्रीटमेंट करके और फिर कर सकते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मैकेनिकल मीन्स दिस इन्वॉल्व्स स्क्रीनिंग, ग्रीडिंग और फ्लक्चुएशन एंड सेडिमेंटेशन, ये इसके प्रोसेस है कि प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी।
तीन लेवल पे इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। मीन्स आप उस वाटर में कोई ऐसी केमिकल डाल सकते हैं, बायोलॉजिकल मीन्स तो यही हुआ, केमिकल डाल सकते हैं, उसको इस तरीके से करिए, या फर्स्ट प्राइमरी में यही है कि उसको ठंडा करने का कोई प्रोसेस है, इस तरीके से किस तरीके से उसके टेम्परेचर को डाउन करें और फिर उसको ड्रेनेज करें। ये इसके मतलब कुछ हो सकते हैं कि थर्मल पोल्यूशन का ये बता रहे हैं कि किस तरीके से उससे प्रिवेंट कर सकते हैं ना। और इसी तरीके से बहुत सारे जो हैं हमारे पास एग्जाम्पल हैं। हर इंडस्ट्री में जो है पोल्यूशन को रोक सकते हैं, लाइक particularly matter in the air can be reduced by fitting smoke stacks to factories with electrostatic precipitators and fabric filters and scrubbers and in इंटरशियल सेपरेटर्स। स्मोक, ये मतलब एयर में जो है ये सब पोल्यूशन को रोकने के लिए हम फैक्ट्रीज में ये सारे सिस्टम लगा सकते हैं, ताकि जो स्मोक या धुआं बाहर निकल रहा है वो पूरे एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं कर सके। तो स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेंट ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज। अगर हम फैक्ट्रीज में इतना कोल यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह अगर कोई किसी तरह का ऑयल और गैस करेंगे तो इतना ज़्यादा स्मोक निकलेगा ही नहीं। जो निकलेगा उसके लिए हम इतना इक्विपमेंट लगा रहे हैं तो उससे काम हो जाएगा। या मशीनरी एंड इक्विपमेंट कैन बी यूज एंड जनरेटर शुड बी फिटेड विद साइलेंसर। इससे हमारा नॉइस पोल्यूशन कम होगा अगर हम जनरेटर और उसमें साइलेंसर यूज़ करेंगे तो, है ना। ऑलमोस्ट ऑल मशीनरी कैन बी रीडिज़ाइन टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस नॉइज़, यानी एनर्जी कम यूज़ करे और नॉइज़ भी कम प्रोड्यूस करे, यानी कि पूरे मशीनरी सिस्टम को रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। और लोग भी अगर पर्सनली अगर उनको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो वो ईयर प्लग्स या ईयरफोन्स यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोगों के ईयर्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो इस तरीके से इन सारे चैलेंजेस को है फेस करना पड़ेगा सारी पॉपुलेशन को मिलकर एक साथ, तभी हम एनवायरनमेंट को सेव कर सकेंगे, ठीक है ना। होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। गुड बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।